हैं, चैप्टर तो पूरा हो गया, कैसे रिंकू मुंह फाड़ रखा है? सरप्राइज लग रहा है क्या? चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ पूरा? एक फॉर्मूला शायद पोटेंशियल एनर्जी का लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, ये बता दो मुझे। लिखवा दिया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखवाया होगा, एक फॉर्मूला है, लिखवा देंगे अभी इसी के साथ में, ठीक है। संधारित्र में बहुत टाइम है अभी, ठीक है, संधारित्र को छोड़ दिया, पहले यहां तक का समेट लेते हैं फिर संधारित्र पे आएंगे, ठीक है। ई फील्ड, चार्ज और आपका कूलॉम फोर्स और पोटेंशियल, 4 पॉइंट हो गए। अब इन्हीं चारों पे हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला केस दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? ऐसा केस तो हमने क्लास में भी किया था, सी वाला नहीं है। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, Q इज इक्वल टू NE। अब यहाँ पे हाँ CC कर रखा है पहले आपने CC, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टू पावर -20 को जैसे ही आप 10 टू पावर -19 में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाई 10 हो गया क्या, यानी 1/10 क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। डन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो तीसरा नंबर पे ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 2 point charges 3 microcoulomb and 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton. If a charge of -5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become. हाथ चलाएं अपने और पेन की स्याही को खत्म करने की कृपा करें। पहले 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में है, फिर हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। जो जो डेटा चाहिए सब दे रखा है यहाँ पर, आपको पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, +3 माइक्रोकूलॉम और दूसरा +8 माइक्रोकूलॉम। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका 40 न्यूटन, ठीक है। क्या आपको ये कहा जा रहा है कि दोनों को, दूसरे केस में ये कहा जा रहा है कि दोनों में से -5 माइक्रोकूलॉम चार्ज और ऐड कर दिया जाए, तो 3 में -5 ऐड करेंगे तो कितना रह जाएगा, -2 माइक्रोकूलॉम, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, 8 - 5 3 माइक्रोकूलॉम। अब यहाँ पे जो आपका फोर्स इफेक्टिव था वो कौन सा था, रिपल्सिव। अब काम करेगा आपका एट्रैक्टिव फोर्स। देखो यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया डिस्टेंस वगैरह का, कोई भी है क्या ऐसा वर्ड, नहीं किया गया, यानी पहले अगर r डिस्टेंस थी तो अभी भी क्या रहेगी, r डिस्टेंस रहेगी। सिंपली अगर हम बात करें तो F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन, यही होता है क्या। अब यहां से आपको चाहिए क्या, K अपॉन R स्क्वायर चाहिए, तो K अपॉन R स्क्वायर के लिए दोनों शिफ्ट कर दूं, क्या हो गया आपके पास में 40 अपॉन 3 और 8। या आप चाहो तो इसको और शॉर्ट, मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते, सिंपली आप वैल्यूज पुट करके छोड़ दो। F1 रखेंगे, F1 कितना है आपके पास में, उधर छोड़िए K, Q1 और Q2 कितना हो गया, 24 हो गया, बटा R स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया। ये आपके पास में एक इक्वेशन बन गई क्या। इसके लिए फोर्स निकालते हैं, पता है क्या आपको फोर्स कितना है, नहीं पता, सीधा क्या कर देते हैं, K अपॉन R स्क्वायर, ये भी नहीं पता, बचता क्या है, Q1 और Q2 कितना है, 2 और 3 कितना हो गया, माइनस को छोड़ दें क्या, माइनस सिर्फ रिपल्सिव बता रहे, कितना हो गया, एट्रैक्टिव बता रहे, 6 हो गया क्या। अब आपके पास में 2 इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन में क्या देना है, भाग देना है। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, क्या K से K कट हो जाएगा, क्या R स्क्वायर से R स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या आ गया 6/24/6। अब यहां से देखिए, और यहां कितना वैल्यू है, तो F2 कितना हो गया 100, अच्छा भाग में आएगा 10 आ गया, कितना आ गया 10, और माइनस हम पीछे छोड़ आए थे क्या, तो कितना आ गया -10 न्यूटन। यानी कैसी प्रकृति का है, एट्रैक्टिव नेचर का है, और कितना है -10। आप चाहो तो दूसरा तरीका जो हम पहले यूज कर रहे थे आप उससे भी कर सकते हो, K अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ ला करके पुट कर दो, फिर सॉल्व कर लो, जैसा आपको पसंद आए। ये क्या करता है, कैलकुलेशन में नहीं लेके जाता आपको। चले आगे की ओर,
नेक्स्ट देखिए, a total charge q is broken into two parts, q1 and q2, and then they are placed at a distance of r from each other. The maximum force of repulsive between them will be occur when, क्या शर्त होगी कि दोनों आवेशों को किस अनुपात में लिया जाए या फिर क्यू को किस हिस्से में तोड़ा जाए कि उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो। देखो, जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ वर्ड लिखा हुआ मिले ना, तो आप वापस मैथ्स के मैक्सिमम मिनिमम पे चले जाया करो। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात होगी यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू की बात हो रही है। क्या अधिकतम और न्यूनतम मान अलग अलग होता है क्या? नियत होता है ना, फिक्स वैल्यू होती है ना उसकी। तो अगर ये मैक्सिमम बोल रहा है, इसका मतलब एफ अगर आपके पास में मैक्सिमम है तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी राशि के सापेक्ष, चाहे वो दूरी के सापेक्ष हो चाहे आवेश के सापेक्ष हो, वो कितना हो जाएगा आपका? जीरो। दोनों पे लागू होता है, डीआर पे भी लागू होता है और डीक्यू के ऊपर भी लागू होता है। ठीक है क्या? दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगा? रिजल्ट आपका जीरो हो जाएगा। पहली चीज तो ये। अब हम कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं। आपके पास दो आवेशों में तोड़ दिया गया है केसो, तो पहला हमने मान लिया Q1, दूसरा ऑटोमेटिकली Q2 जो है वो Q माइनस Q1 हो गया। क्या बन गया? फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू K को छोड़ दूं, Q1 की जगह Q1 आ गया और Q2 की जगह Q माइनस Q1 आ गया। ठीक है क्या? और अपॉन आर स्क्वायर। डन। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या बन गई? F इज इक्वल टू K Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये कौन सा फोर्स है? ये मैक्सिमम फोर्स है। यही तो कहा गया है, एक आवेश को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक Q1 मान लिया, दूसरा Q2 मान लिया, और उनको इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है इस अनुपात में तोड़ करके कि उनके बीच का बल क्या है? अधिकतम है। डन। मैंने तो सिर्फ टुकड़े करे, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोली है वो रखी है, और फिर फोर्स में वैल्यू पुट कर दी। और एग्जामिनर आपसे ये भी कह रहा है कि ये क्या है? अधिकतम है। अगर ये अधिकतम है तो क्या शर्त लागू होगी? अब दूरी तो बदल नहीं रही ना, क्या बदल रहा है? आवेशों की मात्रा बदल रही है। तो अगर आवेशों के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बल तो क्या रहेगा? नियत रहेगा ना, यानी उसका अवकलन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या? तो इसको आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, यानी आप इसके ऊपर अप्लाई कर दो d अपॉन dq1 लगा दो। क्या? अब यहां से देखिए k आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दिया। यहां से देखिए बाकी टर्म को सॉल्व करेंगे, q नियत है क्या? Q1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया? डेल Q1 अपॉन डेल Q1 एक हो गया, माइनस Q1 का करेंगे कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 0, जीरो हो जाएगी क्या ये टर्म? डन। ये इधर जाएगा तो ये भी जीरो। क्या बन गया? Q is equals to twice of Q1. This implies that Q1 is equals to Q of half. यानी अगर आप दो बराबर बराबर टुकड़े तोड़ोगे तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम होगा। होगा क्या? किसी को ऐसा है क्या जिसको नहीं समझ में आया हो? इस केस को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये मस्ट नहीं है कि इनके बीच का जो आपको वैल्यू दे रखा है हाफ हाफ ही रहे। आपको ये कहते हैं कि दो भागों में तोड़ दिया गया है तो भी हम मानेंगे कि एक भाग क्या है? Q1 है या Q डैश है, और दूसरा भाग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? Q माइनस Q1। आ गया समझ में? जब भी वर्ड मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ मिले आपके ध्यान में यही रहना चाहिए, ये कांस्टेंट वैल्यू नियत मान है। चलें आगे। हाँ जी, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। आपको दूरी दे रखी है दोनों आवेशों की, और आपको क्या दे रखा है? बल दे रखा है। ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। बनाइए। समझ आ रही है क्या भाषा? अगर करना बात की बात है, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो पूछना। आ रही है?
आ गया? कोई बच्चा बोल रहा है सी, कोई नहीं बोला? कहां नहीं बज रहे हैं क्या? क्या डालचंद, पेन वेन नहीं चला रहे हो? नहीं हो रहा? देखो, इस क्वेश्चन तक जाने के हमारे पास में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और दूसरा मैं कहूं शॉर्टकट है। तो मेरे हिसाब से अभी शॉर्टकट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं बहुत ज्यादा। क्या आवेश में परिवर्तन किया जा रहा है क्या? नहीं। के कांस्टेंट रहता है क्या? सिर्फ क्या बदला जा रहा है? दूरी। तो जो आपका फॉर्मूला है वो क्या कहता है? ये कहता है क्या? तो यहां से क्या बन गया? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन, ठीक है क्या? R1 आपको दे रखी है कितनी? 0.06। R2 के लिए क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। पास आ रहे हैं क्या? कितना? 0.01। अगर पास आ रहे हैं तो बची हुई कितनी रह गई ये डिस्टेंस? 0.06 में से 0.1 ये और 0.1 ये, तो कितनी रह गई टोटल? 0.04 रह गई क्या? अब सेंटीमीटर मीटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। F1 का वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन। F2 निकालना है। R2 0.04 का स्क्वायर, ठीक है? और सेकंड है आपके पास में 0.06 का स्क्वायर। अभी ये भूल जाऊं क्या? दोनों में ऊपर कितना आ गया? 16, नीचे आ गया 36 और 5 बटा F2 क्या हो गया? यहां से चौका और ये हो जाएगा आपका 9। तो यहां से बन जाएगा आपका 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 45 बटा 4, 11 आ रहा है क्या? 11 चौक 44, तो 11 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। डन है? बढ़े आगे की ओर। बाकी बेसिक तो क्या कहते हैं, आप फॉर्मूले में पुट करो, आपके Q1 Q2 का वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरे में पुट कर दो, जैसा आपको पसंद है। चलें आगे की ओर। नेक्स्ट देखिए, 3 equal charges each plus Q placed at the corner of an equilateral triangle of side A, what will be the force on any charge? 3 आवेश आपको दे रखे हैं और यहां पर एक समबाहु त्रिभुज की तीनों कोनों पर इनको रख दिया गया है और समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है कितनी? A दे रखी है। इसका अप्रोच भी मैंने क्लास के दौरान आपको दिया है। यहाँ पे देखिए, सिंपली किसी एक पर निकालना है। अब आप बता दो किस पे निकालूं? किसी भी एक पॉइंट को ले लूं क्या? अब देखिए, इस पॉइंट की बात कर रही हूं, ये दोनों क्या है? प्लस प्लस हैं। रिपेल करेंगे क्या? तो इनकी वजह से इनका नामकरण कर लेते हैं ए बी और सी, ठीक है? इन दोनों की वजह से यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा आपका? एफ ए सी हो गया क्या? इन दोनों की वजह से यहां पर फोर्स आपका कितना हो जाएगा? एफ। बस ये दो ही बल होंगे क्या? दो ही होंगे या कोई तीसरा भी होगा? बस दो ही होंगे। अब यहाँ पे देखो, इक्विलेटरल है तो ये 60, तो ऑपोजिट से ये भी 60। डन है? अब आपका काम हो गया। एफ ए सी और एफ बी सी दोनों का परिमाण बराबर होगा क्या? कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो वेक्टर्स दे रखे हैं और दोनों 60 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट किससे निकालोगे? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2AF cos थीटा, उसी से निकालोगे। तो यहां से देखिए, जब हम पुट करेंगे रिजल्टेंट के लिए, क्या हो जाएगा आपके पास में? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, ठीक है क्या? अब यहां से देखिए, ये दोनों ऐड होके ट्वाइस हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और यहां से देखिए cos 60 क्या बन गया? 1/2, 2 से 2 कट, F1 स्क्वायर और फिर से F स्क्वायर, क्या हो गया? 3 बार हो गया। रिजल्ट कितना आ गया? √3F आ गया क्या? और F का वैल्यू आपके पास में कितना हो जाएगा? √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ऑप्शन डी जो है वो ऐसा ही कुछ है। मिल गया क्या?
नेक्स्ट देखिए, इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ABCD ऑफ अ स्क्वायर at length A, the magnitude of the force on the charge at B will be। एक ट्राई तो बनता है, करो एटलीस्ट डायग्राम ही बनाओ, सॉल्यूशन की बात बाद में करेंगे। सिंपल दे रखा है, वही सेम फॉर्मेट है, यहां पर आपके पास में क्या है, स्क्वायर है। इस बार तीनों से लेना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम बन जाए तो 1 मिनट रुक जाइएगा, देखते हैं। आपको स्क्वायर दे रखा है क्या, यही बात कही गई है क्या, तीनों चार्ज Q Q Q, चौथा भी Q, सारे Q हैं। सबसे पहली चीज तो ये निकालो, कोई भी एक बिंदु ले लो, B बिंदु का है क्या, तो मैं इसको मान लेती हूं क्या, A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और इसको मान लिया D। अभी ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस भी चाहिए होगी क्या, ये A है, ये A है, ये कितनी आ गई, √2A आ गई क्या, तो यहां से ये आ गई आपके पास में √2A। बस बच्चों सारा काम हो रखा है, बस आपको फिगर आउट करना है कौन सा बल किस दिशा में लग रहा है। ये दोनों Q Q है, तो इनकी वजह से बल कहां होगा, F1, ठीक है। इन दोनों की वजह से F2, दोनों कितने डिग्री पे हैं, उनका कोई रिजल्टेंट होगा। यहां से देखो, इन दोनों की वजह से F3 हो गया क्या, F1 और F2 का वैल्यू सेम है क्या, कितना है F1 और F2 का वैल्यू, KQ² अपॉन, ठीक है क्या। तो इन दोनों की वजह से F रिजल्टेंट कितना आ गया आपके पास में, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो √2F आ जाएगा क्या, इन दोनों का परिणामी कितना आ जाएगा, √2F आ जाएगा। और F का वैल्यू F1 ले लो, F2 ले लो, जो आपको पसंद आ रहा हो। तो F कितना आ गया, फर्स्ट वन तो आपके पास में √2KQ² अपॉन A²। एक काम पूरा। अब आते हैं दोबारा, अब हमें निकालना है किसकी वजह से, इस दूसरे की वजह से, जो पिंक लाइन के ऊपर जा रहा है उसकी वजह से। दोनों आवेश समान है, दूरी यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, तो F3 आपके पास में क्या आ गया, KQ²। देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, √2A, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2A²। अब देखो यहाँ पर इस दिशा में एक तो जा रहा है ये खुद, एक जाएगा इन दोनों का परिणामी, जाएगा क्या, तो नेट फोर्स कितना आ गया, F इज इक्वल टू, एक तो आपने ये निकाला वो, और एक आपके पास में F3 हो जाएगा क्या। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपका, इसमें भी K है, इसमें भी K है, दोनों में K है, बाहर रख दिया। बहुत सारा लिखा गया तो कंफ्यूज हो गए हम भी। एक तो आपका रिजल्ट ये काम का है, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये काम का है, इन्हीं को करना है। क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है और Q² कॉमन आ रहा है, उसके अलावा A² भी दोनों में है। बच गया क्या आपके पास में, एक तो रह गया 1/2 और एक रह गया आपके पास में √2। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, C वाला, 2 LCM ले लेंगे, C वाला भी नहीं बन रहा ना, एक आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 2√2 आना चाहिए, 2√2 आएगा, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे, 2 LCM लेंगे, 1 + 2√2, तो ऑप्शन C जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तीनों को एक साथ सॉल्व करने का कोई अप्रोच बन ही नहीं सकता, आपको इनका रिजल्टेंट निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, परिणामी तो निकालना ही पड़ेगा। या फिर आप अगर ई फील्ड होता ना, तब हम ये पॉसिबिलिटी ले लेते कि इन दोनों का रिजल्ट निकाल के डाउनवर्ड कर देते, लेकिन हमें लेना इसी पॉइंट पे पड़ेगा। फिर भी हम बिल्कुल शॉर्टकट पे जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा आपने घूम फिर के काम नहीं किया, सिंपली आपको ये देखना है, इन दोनों के कारण एक फोर्स है, इन दोनों के कारण एक फोर्स है, कितना आ गया, इक्वल आ गया, और 90 डिग्री पे है तो नेट कितना हो जाएगा, √2F। ये भी हमने सीधा लिखा है, आपको एक √2F मिल गया और दूसरा इस डायगोनल की वजह से मिल रहा है, सीधा ऐड किया, इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता। डन, चले नेक्स्ट देखिए,
5 point charges, each of value plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagonal of side L. आपके पास में एक षटभुज दे रखा है, ठीक है, और जिसकी लेंथ है L. यहां से देखिए 5 भुजाओं के ऊपर तो क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू रखा हुआ है. आपको ये कहा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल. इसके केंद्र के ऊपर यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, ठीक है. इसके ऊपर आपको क्या बताना है, परिणामी बल बताना है, यही पूछा है ना. अब यहां पर आपको सॉल्व नहीं करना, यहां पे शॉर्टकट से हो जाएगा. ये देखो ये क्यू और ये क्यू कैसा रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव हो गया क्या. ये क्यू और ये क्यू क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा. ये दोनों सेम अट्रैक्टिव इस तरफ, ये इस तरफ, इसके कारण अट्रैक्टिव इस तरफ. अब ध्यान देना ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है क्या, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का अमाउंट सेम है, के तो कांस्टेंट होता है क्या. तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट. ये भी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट. बच गया कौन, एक बच गया क्या, वो क्या हो गया आपके पास में के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर. है क्या कोई ऑप्शन, के क्यू क्यू एल स्क्वायर. अब इन्होंने क्या मान लिया, बराबर रख दिया है, और अगर बराबर रख दिया है तो उस सिचुएशन में के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गया. दोनों आवेशों को बराबर मान लिया, भुजा के केंद्र पर रखे माइनस क्यू. ये देखो यहाँ पे स्मॉल लिख रखा है, यहाँ कैपिटल लिख रखा है. डन. तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा. डन है. ई फील्ड के लिए भी आपका यही प्रोसेस एप्लीकेबल होता है. अगर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो नकार दिया जाएगा, इन दोनों के कारण होगा वो नकार दिया जाएगा. परिणामी सिर्फ एक आवेश के कारण मिलेगा. अगर यहाँ पे एक और आवेश रख दिया तो परिणामी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है. लेकिन पोटेंशियल में ये लागू नहीं होता. क्यों, क्योंकि विभव का प्रकार होता है, धनात्मक विभव ऋणात्मक विभव होता है क्या, और विभव सदैव जुड़ेगा. ठीक है. चलें आगे की ओर. नेक्स्ट देखिए, टू चार्जेस, चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r1 and r2 respectively are charged and joined by a wire. The ratio of E field of the sphere is. कोई दिमाग में अप्रोच आ रही है क्या, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं और हमारे दिमाग में क्या आता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये होता है. लेकिन हमें ये नहीं करना, क्योंकि एक हिस्सा हमने नहीं पढ़ा. हमने क्या नहीं पढ़ा, संधारित्र नहीं पढ़ा. हमने क्या नहीं पढ़ा, आवेशन यानी चार्जिंग प्रोसेस नहीं पढ़ा. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप चार्ज कर दोगे तो चार्ज करने के बाद में आपने क्या कर दिया, उनको जोड़ दिया है. किससे, एक तार से. और अगर तार से जोड़ देंगे तो उस स्थिति में आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है. चार्जेस क्या हो जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो हमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कैपेसिटर पढ़ने के बाद डालना चाहिए था. पर देखिए, अगर हम धारिता की बात करेंगे गोलीय चालकों के लिए, जो आपके स्फेरिकल कंडक्टर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है. वहां से अगर आप फिगर आउट करोगे तो एक की कैपेसिटी C1 तो R1, दूसरे की कैपेसिटी C2 तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. अब आते हैं किसके ऊपर, हम आते हैं विभव के ऊपर. V और C में भी एक रिलेशन होता है. क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है. तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा. ठीक है क्या. और वहां से आपने क्या निकाल लिया, V निकाल लिया. क्या V और E का संबंध है क्या, V और E रिलेटेड है क्या, कैसे रिलेटेड है, V इज इक्वल टू E डॉट D या R लिख लो, R लिख दें. अब यहां से देखो विभव व्युत्क्रमानुपाती है किसके, धारिता के. तो मैंने V1 बटा V2 रखा तो धारिता के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो R2 अपॉन, और यहां पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, E फील्ड में तो R स्क्वायर आता था क्या, और इसके कारण एक कैंसिल हो जाएगा. तो विद्युत क्षेत्र का अनुपात भी क्या हो जाएगा, R2 बटा R1 हो जाएगा. दूसरी अप्रोच, क्या विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश आता है क्या, तो यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, VC आ गया क्या. अब विभव को भूल जाओ, Q किसके समानुपाती है,
C के समानुपाती है क्या? अगर Q C के समानुपाती है तो Q1 बटा Q2 क्या हो जाएगा? R1 बटा, हो गया क्या यहां से? अब आते हैं किस पे? विद्युत क्षेत्र पे। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? K Q1 या Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर, और वहां से आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? अगेन आपका अनुपात R2 अनुपात R1। ठीक है, तो ये कैपेसिटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा आपका R2 रेशियो R1। बढ़ू आगे, ये ध्यान देना, ये वायर जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे संधारित्र के अंदर, तब ये क्लियर हो जाएगी। उस सिचुएशन में पोटेंशियल तो बराबर हो जाता है, विभव तो क्या हो जाता है? उभयनिष्ठ हो जाता है, कॉमन हो जाता है, लेकिन चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 equal charges each plus q are kept at the corner of a cube. Net E field at the center will be, very good, क्या होगा? 0। ये कमरा मान लेते हैं, उस पे रखा हुआ चार्ज और इस पे रखा हुआ चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे सेंटर पे। सिमिलरली ये दोनों, मतलब डायगोनल पॉइंट्स पे जो भी आवेश रखे हुए हैं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी सेंटर पे नेट कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अगर यही सेम केस आपको ये मिले कि सिर्फ कहाँ रखे हुए हैं? 7 कोनों पे रखे हुए हैं, तो परिणामी सिर्फ एक कोने के कारण उत्पन्न होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। हाँ जी, equal charges Q are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC at side A. The magnitude of the electric field at point A. बनाइए, करा है सेम क्वेश्चन फोर्स के लिए। में सी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। सी आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 आवेश है, इनके कारण बी बिंदु पर निकालना है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E1 मान लू क्या? इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E2 मान लू क्या? और दोनों का परिमाण क्या है आपके पास में? बराबर है क्या? और परिमाण की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ अपॉन A स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ देख लो, ये भी क्या है? 60 डिग्री। फिर से आपका क्या लग जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60, और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? √3E, और ये क्या हो जाएगा आपका? √3 KQ A स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। चले, ए बी पर, ए बी सी, क्या कह रहा है आपको? ए और बी पर चार्ज रखा है, ये लो, और आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ई फील्ड एट पॉइंट ए। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अगर ए पर निकालना होगा तो ए वाला भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाली जो लैंग्वेज है वो होती तो क्या करते हैं? ए पर रखे हुए आवेश के कारण खुद के ही बिंदु पर दूरी क्या होती है? 0, यानी इसके कारण तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, सिर्फ किसके कारण होगा? इसके कारण होगा। तो सिर्फ कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर या A स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इंग्लिश वाले के आंसर ये मिलेगी, और हिंदी वाली लैंग्वेज का थर्ड ऑप्शन मिलेगा। डन है? Infinity charges are lying at x is equals to 1, 2, 4, 8 meter on x-axis at the value of each charge is q. The value of intensity of E field at and potential at point x is equals to 0 due to these charges will be respectively. यहाँ पे एक पार्ट सॉल्व करेंगे तो आपका आगे का काम इजी हो जाएगा। आइए कैसे? आपको ये कहा गया है, ये मूल बिंदु मान लेते हैं, और ये आपकी क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे पहला कण रखा हुआ है कहां पर? 1 डिस्टेंस पे, दूसरा 2 पर, तीसरा 4 पर, और चौथा 8 पर, और इसी प्रकार आगे की ओर
रखे हुए, सारों की मात्रा क्या है, क्यू 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 क्यू। ठीक है, अब मैं पहले के लिए निकालूंगी, तो पहले के लिए विद्युत क्षेत्र क्या हो गया आपके पास में, के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, दूसरे के कारण के क्यू अपॉन 4, के क्यू अपॉन 16, और सिमिलरली हो जाएगा क्या। तो आपको तो क्या निकालना है, कुल निकालना है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर सदिश है तो सदिश योग पद्धति यहां पर लागू हो जाएगी। हो जाएगी क्या, सबकी दिशा के एक ही तरफ है क्या, अगर धनात्मक आवेश है तो सबके एक ही डायरेक्शन है। सिंपली देखो, सब में के क्यू आ रहा है क्या, बाहर रख दिया के क्यू को, अंदर क्या रह गया, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। क्या बन रही है, जीपी बन रही है क्या, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है क्या। और जीपी का सोल्यूशन अगर इंफिनिटी तक जा रहे हो, अनंत तक जा रहे हो, एस इंफिनिटी क्या होता है, ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। डन है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू तो 1 है और आर का वैल्यू 1/4 है। सॉल्व करना है बस आपको, सॉल्व कर दीजिए। 1/1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना हो गया, 4/3, 4/3 आ गया क्या, 4/3 के क्यू अपॉन तो कुछ बचा ही नहीं, 4/3 के क्यू। के का वैल्यू कितना होता है और क्यू का वैल्यू दे रखा है क्या, चार्ज का वैल्यू दे ही नहीं रखा, क्यू रख रखा है, ऑप्शन में भी क्यू ही रख रखा है। ठीक है, सॉल्व कर दो, 3 3 जा और 4 3 जा, 12 गुणा 10 की घात 9 दिख रहा है क्या, कौन सा है, ए ऑप्शन। अब आगे का आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो क्या हो जाएगा, वही आपका 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो 2 की जीपी बन गई क्या, तो उसको भी इसी प्रकार हल कर लो। ठीक है, बढ़े आगे। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, 2 की जीपी बन रही है ना, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, वो किसकी थी, 4 की थी। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, आर त्रिज्या की चालक गोले पर क्यू आवेश है, 3 बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि बी सतह पर है, ए केंद्र पर है और सी केंद्र से r/2 दूरी पर है, तो इन तीनों बिंदुओं के विभव में क्या संबंध होगा, पोटेंशियल। वेरी गुड, और बताओ, सी। शाबाश मेरे शेरों, हैं पक्का सी है। समीर पानी पीने की जरूरत लग रही है मुझे, हैं। आपको ये कहा जा रहा है एक गोला है, कंडक्टिंग स्फेयर, कैसा है, चालक गोला है, ठीक है, और आवेशित है, त्रिज्या क्या दे रखी है, आर। अब आपको 3 बिंदु मानने हैं, 3 बिंदु कौन कौन से हैं, पॉइंट बी एट द सरफेस, ए एट द सेंटर एंड सी एट डिस्टेंस r/2। ये r है तो r/2 यहां मान लू क्या, यहां पर आपका होता है v कितना, के क्यू अपॉन, अंदर भी के क्यू अपॉन r और सेंटर पर भी के क्यू अपॉन r। किसके लिए, कंडक्टिंग के लिए, और नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होगा बताइए, v इज इक्वल टू 3r² माइनस r² अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो हमारा ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, इक्वल चार्जेस ऑफ दिस अमाउंट आर लाइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल विल बी। बनाइए।
चीटिंग मत करना, मैं भी बना लूं मेरा, पक्का। क्या पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं होती। तो सीधा सिंपल हमें क्या करना है, V बराबर के क्यू अपॉन आर, इतना करना है क्या? क्या Q का वैल्यू आपको पता है सबके लिए? R हमें निकालना है, ये A है और ये A है, तो ये कितनी हो गई, √2a, और उसका आधा कर दूंगी तो कितनी हो जाएगी, A अपॉन रूट हो जाएगी क्या डिस्टेंस। अब आपको क्या रखना है, सिर्फ वैल्यू रखना है के क्यू अपॉन ए अपॉन √2, ठीक है क्या। अब आते हैं किस पे, सोल्यूशन पे। एक के कारण कितना है, इतना, और टोटल कितने आवेश रखे हुए हैं, 4, तो 4 के कारण कितना हो जाएगा आपका, बस। अब तो नंबर्स रखने हैं, रखो फटाफट नंबर्स। सी आ रहा है क्या, ऐसा ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, मेरा भी ठीक लग रहा है क्या, ये सही है, गलत है, देखो कहाँ गड़बड़ हुई है क्या। अच्छा एक 4 और आएगा, अब तो हो गया, फिर भी 1500 आ रहा है, R की घात 10 की घात +2 आ रही है ना भैया। तुम लोगों को C कैसे आ रहा है, मेरा तो D आ रहा है, D आ रहा है। देखो बाकी सारी पावर्स तो कैंसिल होगी, 10⁹ और -9 कैंसिल, ये 3 से कट हो गया, यहाँ पे ये 4 से 2 से कट कर दिया, ये 4 से एक 4 और आ रहा है बाहर, वो कट हो गया, बचा क्या 10 की घात -2, ऊपर जाके 10 की घात 2, ऊपर सिर्फ 15 बच रहा है, 15√2 बच रहा है ना, तो 15√2 इंटू 10 की घात 2, 1500 ही होता है। हाँ जी, ये तो आप लोग ही बता दोगे, यहाँ दे रखे हैं 3 positive charges of equal value Q are placed at vertices of an equilateral triangle. The resulting line of force should be sketched as in. कौन सी संभव हो सकती है, B, C, ठीक है। देखो बच्चे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये देखो क्लोज लूप बना रही है, ये क्या बना रही है, सर्कुलर लूप बना रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी बीच वाला हिस्सा क्या कर रहा है, क्लोज लूप बना रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ क्या बचता आपका C, एक दूसरे को रिपेल कर रही है ना, देखो यहाँ पर कॉर्नर्स पे, डन। The electric field at a distance of 20 centimeter from the center of a dielectric sphere of radius 10 centimeter is this. The E at 3 centimeter distance from the center of the sphere. सिर्फ मुझे ये जानना है कि आप इसकी अप्रोच लगा सकते हो क्या, रिजल्ट की बात बाद में करेंगे। देखो पहले पढ़ो कौन सा दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्फेयर दे रखा है, और डाइलेक्ट्रिक पता है क्या होता है, इंसुलेटर ही होता है। ऐसा इंसुलेटर क्या, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है परावैद्युत और कुचालक में। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ना वो फॉरएवर इंसुलेटर नहीं होते। इंसुलेटर पे धक्का लगाओ, मुक्का लगाओ, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, कुछ भी करो, वो कभी भी धारा प्रवाहित नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद में हम क्या बना सकते हैं, कंडक्टर बना सकते हैं, यानी उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ आप इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जनरेट कर सकते हो।
ठीक है, ये डिफरेंस होता है। लेकिन अगर जब तक हम बाहर से किसी आवेश की, बाहर से किसी धक्के की, बाहर से किसी फील्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं, तब तक डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? नॉन कंडक्टिंग। क्या हो गया? नॉन कंडक्टिंग। अब पता चल गया? बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्फेयर। डाइलेक्ट्रिक स्फेयर है, दैट मींस क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, कुचालक है। आ गया दिमाग में? कुचालक के केस में क्या अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या बाहर होता है, क्या केंद्र पर होता है, क्या सतह पर होता है? तीनों स्थितियां बनेंगी ना। ठीक है, देखिए आपको ये कहा गया है 20 सेंटीमीटर। ये मान लो कि यहाँ पर कोई 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इस 20 सेंटीमीटर पे आपको दे रखा है ई का वैल्यू कितना है? 100 वोल्ट पर मीटर। देखोगे तो पता होगा ना, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कहां की बात हो रही है? अंदर की बात हो रही है ना। 3 सेंटीमीटर यहां मान लू क्या? डन। अब आपको ई दे रखा है बाहर का। ई इज इक्वल टू क्या होता है बाहर के लिए? के क्यू अपॉन, क्या के और क्यू है क्या आपके पास? नहीं है, तो यहां से के क्यू क्या आ गया आपके पास में? ई आर स्क्वायर। ई का वैल्यू कितना है? 100। और यहाँ पे सेकंड है आपके पास आर, आर का वैल्यू 20। तो 20 कितना हो गया? 400, और गुणा 10 की घात माइनस 4। ये खत्म, क्या रह गया? 4 रह गया। ठीक है क्या? अब दूसरे केस पे आइए। अब आपको कहा निकालना है? ई इनसाइड निकालना है। निकालना है क्या? बताइए, फॉर्मूला मुझे तो याद है नहीं। के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है क्या? बस हो गया सारा काम। के क्यू का वैल्यू कितना है? 4। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 2। और आर आपको दे रखी है रेडियस कितनी है? 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। हो गई क्या? ये पावर 3 कैंसिल, कितनी रहेगी? 10 की घात माइनस 3। ऊपर जाएगी 10 की घात कितनी रह गई? 1 रह गई। यहाँ पे 4 गुणा 3 कितना हो गया? 12। 12 गुणा 10 120। आ गया क्या? सॉल्व है। नेक्स्ट देखिए, इफ द पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन एज, ये तो सबसे हो जाएगा, बनाओ रे यार, करो फटाफट फटाफट। ये तो आज पूरी क्लास आंसर देगी, इसका तो कुछ है ही नहीं है। आ गया क्या? अभी तक तो दांत ही आ रहे हैं, आंसर तो आता ही नहीं है। अभिजीत है, बालिकाओं जो बोल दोगे वो आ जाएगा, फिर रिजल्ट भी जो बोल दोगे वही आ जाएगा है। अरे लालियो कहाँ खो रखी हो? आ गया क्या आंसर? ए आएगा क्या? मुझसे ही पूछ रही है गुड़िया तो है। बी आ रहा है। शाबाश, मुझे लगा था मैं ही खराब हूं मैथ्स में, तुम तो मुझसे भी आगे पीछे निकल गए। सी होगा। डी भी बचा, उस पर भी टिक लगा ही देती हूँ, अब इतना ही कर रहे हो तो है। यहाँ देखो v इज इक्वल टू दे रखा है 4x प्लस 3y। क्या संबंध होता है ई और v में? यही होता है क्या? डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर x पे d अपॉन डी एक्स, वाई पे d अपॉन डी वाई। ऑपरेटर लगाओगे क्या हो जाएगा? d अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस d अपॉन डी वाई, और आपको वैल्यू दे रखी है 4x प्लस 3y। आप इसको इसके रूप में सॉल्व करोगे, कितना आया? यहां से किया,
आ गया क्या? मैं अभी भी तुम लोगों के आंसर के लिए वेट कर रही हूं। सी ऑप्शन बता रहे थे, आ गया? 4 और 3 7 आ गया क्या? यहाँ पे देखो एक लाइन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? आई कैप और जे कैप भी लगा हुआ है क्या? लगा हुआ है, तो वो इनके साथ भी जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? ये ई फील्ड वेक्टर फॉर्म में आ गया क्या? आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा क्या? क्या हो जाएगा? गधे गधे सारे के सारे हैं। अच्छा, हमारे तो चारों ऑप्शन आ रहे हैं। दो और एक कौन सा? ये तो बेटा कंफ्यूज करने के लिए, अगर ये फंक्शन आपका स्क्वायर या क्यूब में होता तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती ना। फंक्शन अगर आपका यहाँ तो लीनियर फंक्शन दे रखा है, अगर क्वाड्रेटिक होगा या पॉलिनोमियल होता तो आपको पावर तो मिलती ना वहां पर, तो रिजल्ट रखना पड़ता ना एक्स और वाई का। अरे भैया अगर यहाँ पे ये हो जाता तो क्या बनता? 8x आई कैप बनता ना। आपको x बराबर 2 रखना पड़ता, 16 आई कैप आता ना उस सिचुएशन में। तो ये कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, a charge minus q and another charge plus q are kept at the 2 points a and b respectively. Keeping the charge q fixed at point b, the charge minus q at a is moved to another point c such that abc form an equilateral triangle. बताइए, ये कह रहा है क्या? एबीसीडी कोई ट्रायंगल बना रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, 2 पॉइंट पे रख रहे हैं। माइनस क्यू को कहाँ रख रखा है? यहाँ। और प्लस क्यू को कहाँ रख रखा है? यहाँ। इसको तो क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, इसको तो मूव नहीं कर रहे। अब ये कहा जा रहा है कि जो चार्ज माइनस क्यू है उसको यहां से उठा करके कहाँ रख रहे हो? यहां रख रहे हो। और ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको ये पूछा है कि कुल कितना काम आपने किया है। वर्क का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? विभव वाले से है। वेरी गुड। V बराबर W बटा Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। तो क्या होना चाहिए आंसर? अच्छा ठीक है, इसको भूल जाते हैं। भूल जाए इसको? भूल गए? हमारे पास सिर्फ एक चार्ज है क्या? तो इस चार्ज से इस प्लेट पर जितना भी विभव होगा वो बराबर होगा क्या? यानी ये क्या बन गई? सम विभव पृष्ठ बन गई क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई क्या? और यहां से यहां शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा ना? तो क्या हो गया? 0। अब ये मत कहना मैम इतना वैल्यू क्यों दे रखा था, सीधा सीधा इक्विपोटेंशियल बोल के भी पूछ सकते थे हैं। अब वो हमारी मर्जी नहीं चलेगी ना। एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, चारों कोनों पर 4 क्यू आवेशों को रख दिया गया है। माइनस क्यू आवेश को इसके केंद्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। क्यों भाई? अभी कोई इक्विपोटेंशियल का फॉर्मेट बन रहा है क्या? विभव की कोई दिशा होती नहीं है। होती है क्या? हमें इतना तो याद है ना, वी क्यू होगा। तो जब इक्विपोटेंशियल नहीं है, इक्विपोटेंशियल होगा क्या बच्चों? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चारों कोनों पे 4 विभव रखे हुए हैं, 4 आवेश रखे हुए हैं। किसी एक विभव आवेश के कारण विभव नहीं है यहाँ पर, तो चारों के कारण यहाँ पर विभव अलग अलग होगा। और आपको सतह पर उस गोले के अंदर ही या उस वर्ग के अंदर ही अगर घुमाना होता ना तो काम नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको कहाँ लेके जाना है? उस स्क्वायर से उठा करके अनंत पे लेके जाना है। तो पहले तो आप क्या करोगे? उस स्क्वायर बॉडी के लिए पोटेंशियल निकालोगे। सब पे क्यू क्यू ही है क्या? यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। सेंटर से निकाला जा रहा है ना उसको, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 4 गुणा V हो जाएगा क्या? सबके कारण ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन का है भी नहीं। तो क्या बन गया? 4 इंटू V का वैल्यू KQ अपॉन कितनी हो गई है? A दे रखी है तो A/√2 कितना हो गया? ठीक है क्या? सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 4√2 और KQ अपॉन A। डन।
अब यहाँ पर था कोई माइनस क्यू, उसको उठा करके कहां ले जाना है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, W इज इक्वल टू V जो इसका था इंटू Q। V का वैल्यू कितना है, 4√2 KQ अपॉन A डॉट Q। हो गया क्या, दौड़ गए, दोबारा आए वापस मुद्दे पे। बच्चे यहां पर कोई बिंदु पर आवेश रखा हुआ है, इसके अंदर तो सब जगह पर विभव क्या है, समान है। यहां से यहां शिफ्ट करो, यहां से यहां करो, कोई काम नहीं करना पड़ रहा, नहीं करना पड़ रहा। लेकिन यहां से उठा करके आप कहां लेके जा रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो यानी अनंत पर। तो यहां से और अनंत के बीच में तो कोई विभवांतर हो गया क्या, कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्या? अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, डेल V Q, यही होता है क्या। अब वहां पर अनंत पे तो क्या है, 0, तो हमें तो सिर्फ किसका निकालना है, इसका पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 4√2 KQ अपॉन A हो गया क्या। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में V का वैल्यू रख के साथ में कौन से Q को ले जा रहे हो, माइनस Q को। अब माइनस प्लस लिखने की जरूरत है क्या, माइनस आएगा, इसका मतलब है आपको पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ रही है, आपको स्थितिज ऊर्जा देनी पड़ रही है उस आवेश को बाहर ले जाने के लिए, वो बताती है माइनस। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, 4√2 KQ² अपॉन A। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो हम क्या कर देते हैं, यहां पर आप चाहो तो इस K का भी वैल्यू पुट कर दो। कितना कर दोगे आप, 1/4 पाई, यहां से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा क्या, 4 से 4 क्या रह जाएगा, √2 अपॉन। डन है, आ गया समझ, बढ़े आगे। हाँ जी, a drop of 10⁻⁻6 kg water carries 10⁻⁻6 कूलॉम चार्ज। एक पानी की बूंद है और उस बूंद का द्रव्यमान आपको दे रखा है 10⁻⁻6 किलोग्राम। इसके ऊपर आवेश जो है वो है आपके पास में 10⁻⁻6 कूलॉम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस इट्स वेट। देखो वेट कहां लगता है, नीचे की ओर। आपको ऊपर की ओर कोई विद्युत क्षेत्र लगाना होगा जिसके कारण कोई बल होगा, जिसके कारण ये बूंद वहां पर ठहरी रहेगी, संतुलन में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, दैट मींस यहां पर एफ नेट क्या होना चाहिए, 0। एफ नेट कौन सा 0 होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइनस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यही होगा क्या, क्योंकि ऊपर की ओर क्या लग रहा है, विद्युत बल, नीचे की ओर क्या लग रहा है आपका, गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है कि नहीं, बराबर एम ए या एम जी। डन। आपसे क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र पूछा है, ई बराबर क्या आ गया आपके पास में, एम जी बटा क्यू। देखो बच्चे Q का वैल्यू भी 10⁻⁻6 है और M का वैल्यू भी 10⁻⁻6। अगर दोनों बराबर है तो कट, क्या रह गया, सिर्फ 10 रह गया क्या, तो क्या हो जाएगा 10 वोल्ट मीटर है, कहां पर, ऊपर की ओर। अगर नीचे की ओर होगा तो वो ठहरेगा नहीं। ठीक है, क्या बैग बंद हो रहा है, देखिए ये वाला केस जो है उसकी बैग पे कम ध्यान और सामने ज्यादा ध्यान दो। बनाओ दिखाई बन सकता है क्या, अभी बनाया सेम क्वेश्चन, एनएलएम पढ़ा है ना, बस वही लगाना है। A bob of a pendulum have mass 8 microgram, carries an electric charge। इसके ऊपर चार्ज दे रखा आपको 39.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम। is an electric field of 20 into 10⁻³ volt per meter and it is at rest। the angle made by the pendulum। आपसे क्या पूछा है, कौन पूछा है, एंगल पूछा है। अब जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा क्या पूछा है तब तक आप दिमाग में बना भी नहीं पाओगे। अगर ये इस प्रकार रखा हुआ विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लगेगा तो संतुलन हो सकता है, कौन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर ये इधर जाएगा यानी ई फील्ड इसको इधर धक्का दे रहा है तभी ये पॉसिबल है, यही स्थिति है ना कौन बनने की। या फिर ये इधर की तरफ आए
लेफ्ट राइट में अगर आप इसको शिफ्ट करोगे तभी एंगल फॉर्म होगा। तो कोई एक केस ले लो, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, यहाँ पहुंच गया और ये एंगल आपका क्या है, थीटा। अब इसकी एफबीडी बना दो। इसके ऊपर नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है, इधर की ओर कौन सा लग रहा है, एफ ई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को इधर माना है तभी तो इस पे धक्का लगा है, लगा है। अब बाकी बच गए दो और बोल, कौन कौन से बल बच रहे हैं, दो। रस्सी से जुड़ा हुआ है तो तनाव बल होगा, ये क्या है आपके पास में, टी। तो अब इसके क्या हो गए, घटक हो गए, क्या कंपोनेंट होंगे कि नहीं, ये थीटा है तो ये भी, तो ये क्या हो गया टी, ये क्या हो गया, दो इक्वेशन बन सकती है क्या, टी साइन थीटा बराबर क्या होगा, एफ ई, और टी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एम जी। क्या कर दूं, भाग लगा दूं क्या, टी से टी कट हो जाएगा क्या, ये टेन थीटा बन जाएगा क्या, एफ ई का वैल्यू क्या हो गया, क्यू ई एम जी। अब बाकी का काम तुम लोग कर लो, हैं? चलाओ जरा, अपने पेन दिखाई निकल रहा है क्या, डिग्री तो 45 डिग्री, क्या आ रहा है 45 डिग्री, हो गया कैलकुलेट। बढ़े आगे की ओर, सही है 45 डिग्री सही है। यहाँ देखिए 2 point charges plus q and minus 2q are fixed on the x-axis at position A and 2A from origin respectively. At what position on the axis the resultant E field is 0? आपको x एक्सिस दे रखी है, उसके ऊपर दो आवेश, ये मूल बिंदु मान लिया। यहाँ से देखिए पहला q आवेश रखा हुआ है कहां पर, a दूरी पर, दूसरा आवेश रखा हुआ है 2a दूरी पर, जो कि कितना है -2q है। आपको ये कहा जा रहा है कि किस स्थिति पर रखें कि परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। क्या मैंने इसका शॉर्टकट बताया था क्या, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो हमें इन्हें संतुलित करने के लिए कहाँ रखना होगा, कम आवेश की ओर, यानी कहाँ रखा जाएगा, इधर कहीं रखा जाएगा। बाकी आपको फॉर्मूला दे ही रखा है, क्या है फॉर्मूला, √q1 अपॉन √q2 माइनस √q1 और साथ में आपको एक वैल्यू को आगे, ठीक है, आगे की बात